जय हिंद फ्रेंड्स। तो आप सबों का चैनल मुफ्त में शिक्षा में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। सो द नेक्स्ट पार्ट, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज द फियर ऑफ डोमिनेशन, वर्चस्व का भय। ए डे आफ्टर धुलेकर स्पोक, श्रीमती जी दुर्गाबाई फ्रॉम मद्रास explained her worries about the way the discussion was developing. Mr. President, the question of national language for India, which was an almost agreed proposition until recently, has suddenly become a highly controversial issue. Whether rightly or wrongly, the people of non Hindi speaking areas have been made to feel that this fight or this attitude on behalf of the Hindi speaking areas is a fight for effectively preventing the natural influence of other powerful languages of India on the composite culture of this nation. सो धुलेकर के बोलने के बाद मद्रास की सदस्य श्रीमती जी दुर्गाबाई ने इस चर्चा पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय, अभी हाल तक भारत की राष्ट्रीय भाषा का जो सवाल लगभग सहमति तक पहुंच गया था, अचानक बेहद विवादास्पद मुद्दा बन गया। उनका कहना था कि जो चीज़ सहमति होने वाला था वह विवादास्पद हो गया। चाहे यह सही हुआ हो या गलत, गैर हिंदी भाषी इलाकों के लोगों को यह एहसास कराया जा रहा है कि यह झगड़ा या हिंदी भाषी इलाकों का यह रवैया असल में इस राष्ट्र की साझा संस्कृति पर भारत की अन्य शक्तिशाली भाषाओं के स्वाभाविक प्रभाव को रोकने की लड़ाई है। तो बोले कि पहले सहमति बनने की थी, लग रही थी, लेकिन अब ये और कंट्रोवर्शियल हो गया, विवादास्पद हो गया, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि जो हिंदी भाषी लोग हैं वो नॉन हिंदी भाषी लोगों के ऊपर चढ़ रहे हैं और बेसिकली नॉन जो अदब जो हिंदी भाषा को छोड़कर जो बाकी सांस्कृतिक भाषा है उसको दबाया जा रहा है। So Durgabai informed the House that the opposition in the South against Hindi was very strong. The opponents feel, perhaps justly, that this propaganda for Hindi cuts at the very root of provincial languages. Yet she, along with many others, had obeyed the call of Mahatma Gandhi and carried on Hindi propaganda in the South, braved resistance, started schools, and conducted classes in Hindi. श्रीमती दुर्गाबाई ने सदन को बताया कि दक्षिण में हिंदी का विरोध बहुत ज़्यादा है। विरोधियों का यह मानना संभवतः सही है कि हिंदी के लिए हो रहा यह प्रचार प्रांतीय भाषाओं की जड़ें खोदने का प्रयास कर रही है। इसके बावजूद बहुत सारे अन्य सदस्यों के साथ साथ उन्होंने भी महात्मा गांधी के आह्वान का पालन किया और दक्षिण में हिंदी का प्रचार जारी रखा, विरोध का सामना किया, हिंदी के स्कूल खोलें और कक्षाएं चलाएं। नाउ व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इट ऑल, आस्क्ड दुर्गाबाई। लेकिन इन सब का क्या नतीजा निकलता है, दुर्गाबाई ने पूछा। आई एम शॉक्ड to see this agitation against the enthusiasm with which we took to Hindi in the early years of century. सदी के शुरुआती सालों में हमने जिस उत्साह से हिंदी को अपनाया था, मैं उसके विरुद्ध यह आक्रामकता देखकर सकते में हूँ। She had accepted Hindustani as the language of the people, but now that language was being changed. Words from Urdu and other regional languages were being taken out. दुर्गाबाई हिंदुस्तानी को जनता की भाषा स्वीकार कर चुकी थी, मगर अब उस भाषा को बदला जा रहा था। उर्दू तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों को उससे निकाला जा रहा था। Any move that eroded the inclusive and composite character of Hindustani, she felt, was bound to create anxieties and fears amongst different language groups. उनका मानना था कि हिंदुस्तानी के समावेशी और साझा स्वरूप को कमजोर करने वाली किसी भी कदम से विभिन्न भाषाई समूहों के बीच बेचैनी और भय पैदा होना निश्चित है। मैं दोस्तों यहाँ पे यही समझाना चाहूँगा कि
अगर आप किसी भी चीज़ को तरीके से अगर पुश करेंगे या समझाना चाहेंगे, लोगों को वाद विवाद के तरीके से अच्छे से समझाना चाहेंगे, तो सब लोग समझते हैं, है ना। आपको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी के ऊपर ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश करेंगे तो उसका और नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है और लोग और विरोधाभास में चले जाते हैं। So, as the discussion became acrimonious, many members appealed for a spirit of accommodation. तो जैसे जैसे चर्चा तीखी होती गई, बहुत सारे सदस्यों ने परस्पर समायोजन व सम्मान की भावना का आह्वान किया। A member from Bombay, Sri Shankar Rao Dev, stated that as a congressman and as a follower of Mahatma Gandhi, he had accepted Hindustani as a language of the nation. But he warned, if you want my wholehearted support for Hindi, you must not do now anything which may raise my suspicion and which will strengthen my fears. तो क्या कहा कि बॉम्बे के एक सदस्य श्री शंकर राव देव ने कहा कि कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का अनुयायी होने के नाते वो हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर चुके हैं हिंदुस्तानी को, क्योंकि वो महात्मा गांधी के अनुयायी हैं, कांग्रेसी हैं। परंतु उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, अगर आप हिंदी के लिए दिल से समर्थन चाहते हैं तो आपको ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे मेरे भीतर संदेह पैदा हो और मेरी आशंकाओं को बल मिले। अगर आप ऐसा कदम उठाएंगे, एग्रेसिव पोस्चर रखेंगे, तो मैं और डर जाऊंगा और विरोध में चला जाऊंगा, ऑफ कोर्स। सो टी.ए. रामालिंगम चेटियार फ्रॉम मद्रास emphasized that whatever was done had to be done with caution. The cause of Hindi would not be helped if it was pushed too aggressively. मद्रास के श्री टी.ए. रामालिंगम चेटियार ने इस बात पर जोर दिया कि जो कुछ भी किया जाए एहतियात के साथ किया जाए। यदि आक्रामक होकर काम किया गया तो हिंदी का कोई भला नहीं हो पाएगा। The fears of the people, even if they were unjustified, had to be allayed or else there will be bitter feelings left behind. चाहे लोगों का भय निराधार हो, उनको शांत किया जाना चाहिए, वरना लोगों में गहरी कड़वाहट रह जाएगी। When we want to live together and form a united nation, he said, there should be mutual adjustment and no question of forcing things on people. उन्होंने कहा कि जब हम साथ रहना चाहते हैं और एक एकीकृत राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं तो परस्पर समायोजन होना ही चाहिए और लोगों पर चीज़ें थोपने का सवाल नहीं उठना चाहिए। तो ये चैप्टर दोस्तों यहीं पे ख़त्म होता है। सो विल कम टू द लास्ट निष्कर्ष के रूप में हम देखते हैं क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दस इमर्ज थ्रू ए प्रोसेस ऑफ इंटेंस डिबेट एंड डिस्कशन। भारतीय संविधान गहन विवादों और परिचर्चाओं से गुजरते हुए बना है। मेनी ऑफ इट्स प्रोविजंस वेर अराइव्ड एट थ्रू ए प्रोसेस ऑफ गिव एंड टेक बाय फोर्जिंग ए मिडिल ग्राउंड बिटवीन टू अपोज्ड पोजिशंस। हमारे संविधान के कई प्रावधान लेन देन की प्रक्रिया के जरिए बनाए गए थे। उन पर सहमति तब बन पाई जब सदस्यों ने दो विरोधी विचारों के बीच जमीन तैयार कर ली। However, on one central feature of the Constitution there was a substantial agreement. परंतु संविधान के एक केंद्रीय अभिलक्षण पर काफ़ी हद तक सहमति थी। This was on granting of the vote to every Indian, है ना। एक इशू जिस पे सबसे ज़्यादा सहमति थी वो यह थी कि प्रत्येक वयस्क भारतीयों को मताधिकार दिया जाए। इस पे सब लोग अग्रीड थे। एंड दिस वॉज एन अनप्रेसिडेंटेड एक्ट ऑफ फेथ, फॉर इन अदर डेमोक्रेसीज द वोट हैड बीन ग्रांटेड स्लोली एंड इन स्टेजेस। तो इसके पीछे एक खास किस्म का भरोसा था जिसके पूर्व उदाहरण अन्य देशों के इतिहास में नहीं थे। इन कंट्रीज सच एज यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम ओनली men of property were first granted the vote. Then men with education were also allowed in. Into the charmed circle. After a long and bitter struggle, men of working class or peasant background were also given the right to vote, and even longer struggle was required to grant this right to women.
तो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में शुरू में मताधिकार केवल संपत्ति रखने वाले पुरुषों को ही दिया गया था। स्टार्टिंग में सिर्फ पैसे वालों को दिया गया था, फिर पढ़े लिखे पुरुषों को इस विशेष वर्ग में शामिल किया गया। लंबे और कटु संघर्षों के बाद श्रमिक और किसान वर्ग के पुरुषों को मताधिकार मिल पाया, और ऐसा अधिकार पाने के लिए महिलाओं को और लंबा संघर्ष करना पड़ा इन यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम लाइक कंट्रीज। एंड हमारे देश में ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि हमारे देश में फर्स्ट टाइम जब वोटिंग राइट्स आ रहे थे तो वो यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स आ रहे थे, सबको मिल रहा था। ए सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इट्स एम्फेसिस ऑन सेक्युलरिज्म। तो हमारे संविधान का दूसरा महत्वपूर्ण अभिलक्षण धर्मनिरपेक्षता पर बल था। There was no ringing pronouncement of secularism in the preamble, but operationally its key features as understood in Indian contexts were spelled out in an exemplary manner. संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता के गुण तो नहीं गाए थे, परंतु संविधान व समाज को चलाने के लिए भारतीय संदर्भों में उसके मुख्य अभिलेखनों का जिक्र आदर्श रूप में किया गया था। This was done through the carefully drafted series of fundamental rights to freedom of religion, Articles 25 to 28, cultural and educational rights, Article 29, 30, and right to equality, Articles 14, 16, 17. तो जो ये हमारे सेकुलरिज्म को ऐसा मूल अधिकारों की श्रृंखला को रचने के जरिए किया गया था। विशेषकर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 और 28, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29, 30 एवं समानता के अधिकार अनुच्छेद 14, 16, 17 राज्य के सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार की गारंटी दी और उन्हें हितैषी संस्थाएं बनाए रखने का अधिकार भी दिया। All religions were guaranteed equal treatment by the state and given the right to maintain charitable institutions. The state also sought to distance itself from religious communities, banning compulsory religious instruction in state-run schools and colleges and declaring religious discrimination in employment to be illegal. सरकार ने रोजगार में जो राज्य है वो अपने आप को विभिन्न धार्मिक समुदायों से दूर रखने की कोशिश की और अपने स्कूल व कॉलेजों में अनिवार्य धार्मिक शिक्षा पर रोक लगा दी। सरकार ने रोजगार में धार्मिक भेदभाव को अवैध ठहराया। However, a certain legal space was created for social reform within communities, a space that was used to ban untouchability and introduced changes in the personal and family laws. तो दूसरी तरफ धार्मिक समुदाय से जुड़े सामाजिक सुधार कार्यक्रमों के लिए कुछ कानूनी गुंजाइश रखी गई। इसी वजह से अस्पृश्यता पर कानूनी रोक लग पाई और इसी कारण से व्यक्तिगत एवं कानूनी पारिवारिक कानूनों में परिवर्तन हो पाए। In the Indian variant of political secularism, then there has been no absolute separation of state from religion, but a kind of judicious distance between two. तो भारतीय राजनीतिक धर्म निरपेक्षता में राज्य व धर्म के बीच पूर्ण विच्छेद नहीं है, no absolute separation of state from religion, but a kind of judicious distance between the two. हमने दोनों के बीच एक विवेकपूर्ण फासला बनाने की कोशिश की है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड द मेनी कॉन्फ्लिक्टिंग वॉइसेस दैट हैड टू बी नेगोशिएटेड इन फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द मेनी डिमांड्स दैट वर आर्टिकुलेटेड। संविधान सभा के विवादों से हमें यह समझ आती है कि संविधान के निर्माण में कैसी कैसी विरोधी आवाज़ें उठी और कैसी कैसी मांगें की गई। They tell us about the ideals that were invoked and the principles that the makers of the Constitution operated with. ये चर्चाएं हमें उन आदर्शों और सिद्धांतों के बारे में बताती है जिनका जिक्र संविधान के निर्माताओं ने किया
परंतु इन विवादों को समझने में हमें याद रखना चाहिए कि आदर्शों को विशेष संदर्भों के मुताबिक बदला गया. But in reading these debates, we need to be aware that the ideals invoked were very often reworked according to what seemed appropriate within a context. At times, the members of the assembly also changed their ideas as the debate unfolded over 3 years. इसके अलावा ऐसा भी हुआ कि सभा के कुछ सदस्यों ने 3 वर्षों में हुई चर्चाओं के साथ साथ अपने विचार ही बदल डाले. Hearing others argue, some members rethought their positions, opening their mind to the contrary views, while others changed their views in reaction to the events around. कुछ सदस्यों ने दूसरों के तर्कों के प्रकाश में अपनी समझ बदली और खुले दिलो दिमाग से काम किया. कुछ अन्य सदस्यों ने आसपास की घटनाओं को देखते हुए अपने विचार बदल डाले. तो इससे हम ये देख रहे हैं कि लोगों में काफ़ी सेंसिटिवली तरीके से वाद विवाद हुआ और इससे क्या हुआ कि एक व्यक्ति कुछ सदस्यों के मत को बदला गया. वो लोग एक दूसरे से इन्फ्लुएंस्ड हुए, समझे एक दूसरे को और उन्होंने समझकर उस चीज़ को एक्सेप्ट किया दूसरे के बातों को. वाद विवाद से क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बात को समझ पाता है, दोनों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बैलेंस आउट हो पाता है. तो ये सब चीज़ें हुई और इन सब चीज़ों होने के बाद हमारी संविधान बनी. तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया संविधान है दोस्तों. तो ये चैप्टर समाप्त होता है दोस्तों. जय हिंद, जय भारत.